सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उन पर कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। हालांकि आपको यह विषय थोड़ा सा शायद ऑफ द ट्रैक लगे। ऑफ द ट्रैक इस मायने में कि यार, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं किन किन बातों पर डिसीजन देता रहता है, तो अब आवारा कुत्ते तो हमारे सिलेबस में सीधे सीधे हैं नहीं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका सिलेबस तो है, उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। बहुत से टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो नहीं दिए हुए हैं लेकिन आपके सिलेबस में होते हैं। लेकिन एक पक्ष आपको अपने और ध्यान में रखना चाहिए, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ तो नहीं होता है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जब आप सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे होते हैं तो आप क्या बनने जा रहे हैं? आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, प्रशासक बनने जा रहे हैं, आईएएस अफसर बनने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर वह घटना जिसका संबंध आपके काम से हो सकता है वह आपके सिलेबस में है। उदाहरण के तौर पर, आप आईएएस अफसर हैं और नगर निगम कमिश्नर हैं। आपकी पोस्टिंग हुई है नगर निगम कमिश्नर के रूप में। तो क्या आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने का कोई संबंध नगर निगम से नहीं है? और यदि नगर निगम से है तो क्या उसका संबंध नगर निगम के कमिश्नर से नहीं है? और अगर नगर निगम के कमिश्नर से है तो क्या उसका संबंध एक आईएएस अफसर से नहीं है? तो आपको अपने सिलेबस को थोड़ा सा इस रूप में भी देखना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं आपने अखबारों में पढ़ ही लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उसने खुद संज्ञान लिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दायर नहीं की गई याचिका, कोई गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद इस समस्या के पास गया, या कह लीजिए अखबारों से जब उसे पता लगा तो उसने खुद इस पर कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है। तो राजधानी में, खासकर दिल्ली जैसे क्षेत्र में, बहुत ज़बरदस्त रूप से आवारा कुत्तों का आतंक था। यहाँ दो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक तो पालतू कुत्ते हैं जो लोग अपने घरों में पालते हैं, और दूसरे आवारा कुत्ते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीट डॉग, घूमते रहते हैं। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा और शायद यकीन भी न हो कि संसद में सरकार ने ये बताया, 1 साल के अंदर कुत्तों के काटने की पूरे देश में लगभग 37 लाख घटनाएं हुई हैं। 37 लाख घटनाएं, इसमें कितनों की मृत्यु हो गई। और लगातार अगर आप स्थानीय अखबारों में पढ़ेंगे तो इस पर खबरें भी लगातार छप रही हैं कि कैसे कुत्तों के काटने से लोग बिल्कुल तंग आ गए हैं। बच्चे घर से निकलने से डरने लगे हैं। बड़े बुजुर्गों ने बाहर घूमना लगभग बंद कर दिया है। हमारी कॉलोनी में, अपनी कॉलोनी में जो मेड सर्वेंट आती हैं वो डरती रहती, पता नहीं कितनी मेड सर्वेंट को कुत्ते काट चुके हैं, दूसरों को भी वो काट चुके हैं। और मुश्किल की बात यह है कि जब कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम के लोग आते हैं, उनका दस्ता आता है, तो महिलाओं का एक समूह है, वो उन दस्तों के आगे खड़ा हो जाता है कि हम कुत्तों को नहीं ले जाने देंगे। क्यों नहीं ले जाने देंगे? नहीं ले जाने देंगे, हम कुत्ते के बड़े प्रेमी हैं, संरक्षक हैं। और वो संरक्षक क्या है? उनसे कहा जाता है कि भाई इन कुत्तों को आप पाल लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। पालेंगे भी नहीं, लेकिन ले जाने भी नहीं देंगे। और जिनको काटा जा रहा है उनकी वो जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। सोच करके देखिए, लेकिन वो ले जाने नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा संकट ये पूरे देश में पैदा हो चुका है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 फिलहाल अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने भी कुत्ते हैं उन सबको उठा करके और आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कुत्तों के इतने आश्रय स्थल राजधानी क्षेत्र में हैं? नहीं है तो चलिए, लेकिन कह दिया गया है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात उसने ये भी कही है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये बहुत सही निर्णय है, बहुत सही बात उन्होंने कही है।
आपको अभी ध्यान में रखना होगा कि ये जो बात कही गई है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में है, पूरे देश के बारे में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद केंद्र सरकार के जो 3 मंत्रालय हैं उन्होंने राज्यों को एडवाइजरी जारी करके और उनसे कहा है कि आप भी कुछ इस तरह के कदम उठाइए, उनको आश्रय स्थल में भेजिए, उनका बंध्याकरण कीजिए और कम से कम रेबीज विरोधी टीके तो लगा ही दीजिए, ताकि यदि वो किसी को काट भी लेते हैं तो लोग बीमार तो न पड़े, लोग मृत्यु के शिकार तो न हों। जो रेबीज की बीमारी होती है बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जो कुत्तों के काटने से होती है, बहुत ही बुरी बीमारी होती है और हमारे पास डेटा भी है कि कुत्तों के काटने से बहुत लोग रेबीज की बीमारी से मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे इस टॉपिक पर तो देखिए इसके कई एंगल बनते हैं। जो सबसे पहला एंगल है वो तो ये है कि क्या सच में सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर भी अपना निर्णय देना पड़ेगा कि सरकार या जो राज्य सरकारें हैं या जो हमारे जो स्थानीय निकाय हैं वो कुत्तों को नियंत्रण में लें। यदि इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना पड़ रहा है, निर्णय देना पड़ रहा है, तो हमारा राज्य प्रशासन क्या कर रहा है, ये प्रश्न उठता है। जो हमारे स्थानीय निकाय हैं वो क्या कर रहे हैं? यदि कचरा उठाना उनका काम है, सीवरेज साफ करना उनका काम है, तो क्या कुत्तों को नियंत्रण करना उनका काम नहीं है? और यदि उनका काम है तो वे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये पहली बात। दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है तो क्या यह उनकी न्यायिक सक्रियता को व्यक्त करती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अब इन सब चीज़ों पर डिसीजन नहीं देना चाहिए? भाई, उनके पास तो कोई गया नहीं था, उन्होंने खुद ही संज्ञान ले लिया और अब वो प्रशासन को ये बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या मालूम कि हमारे लिए क्या क्या दिक्कत है? उन्होंने कह दिया आश्रय स्थल भेजो, तो क्या इतने आश्रय स्थल हैं? यानी कि आप इसे एक न्यायिक सक्रियता के उदाहरण के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको इस पर एक तटस्थ दृष्टि रखते हुए इस निर्णय पर भी पहुंचना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत दरअसल होती क्यों है, और यदि इसकी अभी ज़रूरत पड़ी है तो क्यों पड़नी चाहिए, इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना निर्णय सुनाया तो खासकर हमारी जो एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रही मेनका गांधी जी, उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी दी। खासकर पशुओं के प्रेम के लिए और उनके हित में बहुत से कानून बनवाने के लिए जो मेनका गांधी जी हैं वो जानी जाती हैं। उसके बाद से पशुओं के पक्ष में बहुत से कानून बने। जो कानून हैं वे अपनी जगह गलत नहीं हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वे मानवीय हित में कितना है या उन कानूनों का किस तरीके से पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया तब मेनका गांधी जी ने इसके बारे में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। नंबर 1 कि यह बहुत अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक तो है। केंद्र सरकार ने यह बात कही है कि पूरे देश में लगभग 1.5 करोड़ आवारा पशु हैं। 1.5 करोड़। क्या इन आवारा पशुओं को पकड़ करके और आश्रय स्थलों में पहुंचाना व्यावहारिक होगा? दूसरा, उन्होंने कहा है आर्थिक रूप से असंभव। आश्रय स्थलों में जब कुत्तों को रखा जाएगा तो एक तो आश्रय स्थल चाहिए, फिर उनके भोजन के लिए खर्च चाहिए, रख रखाव के लिए लोग चाहिए, और उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि राजधानी क्षेत्र में ही यदि आश्रय स्थल बनाए जाएंगे तो 3000 शेल्टर बनाने होंगे, जिनमें नाली, पानी, शेड, रसोई घर, चौकीदार की व्यवस्था करनी होगी, और इनकी ही लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आएगी। तो क्या दिल्ली के पास इतने पैसे हैं? और फिर एक बार जब आप शेल्टर होम में कुत्तों को पहुंचा देंगे तो हर सप्ताह आपको 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे उनके भोजन पर, तो आर्थिक रूप से भी असंभव है। फिर उन्होंने तीसरी बात कही, पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी यह संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है। आप जानते हैं कि पर्यावरण में सारी चीज़ें एक चक्र के रूप में चलती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों के रूप में। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, और उदाहरण उन्होंने ये दिया कि पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1880 के दशक में यह निर्णय लिया गया कि शहर से कुत्ते बिल्लियां हटा दी जाएं। वहाँ कुत्ते बिल्लियों से लोग बहुत परेशान हो गए थे। कुत्ते बिल्लियां हटा दी गई तो पता लगा कि शहर में चूहे ही चूहे भर गए। चूहे ही चूहे भर गए, यानी कि आपने कुत्ते बिल्लियों को हटा दिया तो चूहों का राज्य होगा। जैसे आप अखबारों में अक्सर पढ़ते होंगे, कभी कभी ये खबर आ जाती है
कि गिद्ध हटाए गए, गिद्ध की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। कोई हत्या तो नहीं की गई, लेकिन खासकर गिद्ध जो जानवर खाते थे उनमें चूंकि जहरीले पदार्थ होते थे तो गिद्ध मरने लगे। और जब गिद्धों की संख्या कम होने लगी तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा, क्योंकि वो जिन जीवों को खाते थे, मरे हुए जीवों को, अब पता लगा कि वो सड़ रहे हैं। उनके सड़ने से दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, वायरस वातावरण में फैल रहे हैं, तो उसके वजह से बहुत सारी परेशानियां पैदा हो गई। तो गिद्धों के संरक्षण की योजना चलानी पड़ी और अब धीरे धीरे गिद्धों की संख्या बढ़ रही है। तो पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष तो ये होता है कि सब एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं, और यदि उनमें से बीच की किसी आप एक कड़ी को गायब करते हैं तो पर्यावरण में असंतुलन आ जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ तार्किक रूप से सोचेंगे तो यहाँ देखिए, कुत्तों को नष्ट करने की बात नहीं कही जा रही है, उनको संरक्षित करने की बात कही जा रही है, और साथ ही साथ लोगों में इसके प्रति जागरूक पैदा करने की बात कही जा रही है कि भाई आप उनको टीका लगा दीजिए, उनका बंध्याकरण कर दीजिए। बंध्याकरण करने से उनकी संख्या बढ़नी बंद हो जाएगी, और टीका लगा देने से कि यदि वो काट भी लेंगे तो कम से कम व्यक्ति के जीवन को खतरा तो पैदा नहीं होगा। और फिर बात ये भी है कि इसका जो सबसे बड़ा संकट है वो शहरों में है। शहरों की जो गलियां हैं इतनी सक्रिय हो गई हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि वो कुत्तों के लिए भी सहज स्थान नहीं रह गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो वहाँ रहते हैं। कुछ लोग उन्हें पालते पोसते हैं स्ट्रीट डॉग के रूप में, घर में नहीं, क्योंकि शनि की मान्यता है कि काले कुत्ते को शनिवार को जो है उनको रोटी खिलाई जाए या गुलगुले खिलाई जाए, इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो वह भी एक पक्ष है इसका। तो दोस्तों, ये जो मामला है इतना आसान नहीं है, बहुत उलझा हुआ मामला है। देखते हैं कि अब राज्य इसके बारे में क्या कदम उठाते हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया है, भले ही उसने राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में दिया हो, लेकिन धीरे धीरे राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और एक प्रकार से अब जो एक चेतना जागृत हुई है पक्ष और विपक्ष दोनों में, हम मान करके चलते हैं कि इसका कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।